हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ जोंकी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं फिजिक्स के लेक्चर ले रहा था। लेक्चर की इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक जैसे व्हाट इज़ द चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी, उसके बाद से मैंने आपको बताया कि चार्ज की जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में कूलम्स लॉ उससे रिलेटेड आया था, उसको आपको समझाया गया। अब इससे रिलेटेड जब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो आपको कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ही बताएं। तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये भी बताया गया कि कूलम्स लॉ से आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हो। उस पर एक बेसिस एक थ्योरी था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, या फिर मल्टीपल चार्जेस पे जो फोर्स लगते हैं वो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको कराए गए। यानी कि मिला जुला के आपको फिजिक्स का एक स्टेप चढ़ा दिया गया है क्लास 12 का। अब बारी है कि आप बचा हुआ जो एक स्टेप है उसको भी एक पॉइंट चढ़े। तो बचे हुए एक स्टेप को आप कैसे चढ़ेंगे वो चढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हो तो इस स्टेप आप चढ़ लोगे। तो टॉपिक है आपका 1.8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ। एज यू नो, एनसीईआरटी का ये पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एज यू नो, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड? पता है नहीं पता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? तो कभी ना कभी आपने मैग्नेट के बारे में देखा होगा, मैग्नेट के बारे में सुना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैग्नेट के बारे में अगर आप सुने होंगे तो मैग्नेट आपके दिमाग में एक फिगर सा बना गया। अगर मैग्नेट बोलते हैं तो अट्रैक्शन आ जाता है कि मतलब अगर मैग्नेट मेरे पास है तो अगर छोटे मोटे पार्टिकल हैं कुछ भी लोहे टाइप के तो अट्रैक्ट कर लेता है उससे। आप बचपन में खेल खेले होंगे अट्रैक्शन रिपल्सन का। तो एक कैसे पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका कोई जवाब है आपके पास? तो आप कहेंगे मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है। बट हाँ, बात सही है, एक प्रॉपर्टी होती है, अच्छी बात है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है? क्या इसके बारे में कुछ जानते हो आप? अगर ऐसा बोला जाए तो आपको कहेंगे आई डोंट थिंक, मतलब मुझे उतना नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके आपको नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि आपका लेवल ही कुछ ऐसा है। तो आपने देखा होगा कि कोई मैग्नेट है, अगर उसके आसपास कोई छोटे फोटे आप आयरन के पार्टिकल ला के रख दो, ठीक है, तो आप देखते हुए क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है उसकी ओर। ये रिपल भी हो सकता था बट अट्रैक्ट हो गया। क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, रिपल भी होता है, इसके बारे में जानेंगे। आप मैग्नेट लो, एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट लो, अगर सेम पोल वाले हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर आप डिफरेंट पोल वाले ला कर रखो ना, डाल दो इसे डिफरेंट पोल से, तो दूर भागना शुरू कर देता है। तो रिपल भी होता है। ऐसा क्यों होता है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ठीक उसी तरह चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैग्नेट अपने चारों तरफ यानी अपने अराउंड अपने रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके टीनी पार्टिकल ऑफ आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करता है चार्ज, और उसमें किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है या फिर किसी चार्ज को रिपल कर लेता है। अब क्या करता है, चलिए एक बार बात करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, उससे ठीक पास चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे आप ले लीजिए कोई चार्ज आपके पास है, लेट सपोज आपके पास कोई क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है खुद की। ये अपने चारों तरफ अगर आप देखोगे पूरे रीजन में देखोगे तो ये अपना इफेक्ट दिखाता रहता है, ठीक है। मतलब कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें आप उसके इफेक्ट का एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो देख रहे हो ये क्या है, ये इस चार्ज का एक फील्ड है, ठीक है। इसमें आप इस चार्ज के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब बात है कैसे, हाउ कैन आई एक्सपीरियंस्ड? अगर आपको एक्सपीरियंस करना है इस चार्ज की प्रॉपर्टी को, इस चार्ज के फील्ड को, तो आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते? ठीक वही जैसे आप मैग्नेट की प्रॉपर्टी को यानी कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए टीनी पार्टिकल ऑफ आयरन छोड़ते हो, यानी कि वो अट्रैक्ट हो जाता है, होता कि नहीं होता है। तो उसको आप स्टडी करने के लिए, मैग्नेट को स्टडी करने के लिए, मैग्नेट की फील्ड को स्टडी करने के लिए आप आयरन के पार्टिकल लाते हो, रखते हो, अट्रैक्ट हो जाता है। तो अब जब अट्रैक्ट हो जाता है तो आप समझ जाते हो कि यहाँ पे अट्रैक्ट हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस किया गया। वैसे ही हम चार्ज के इस फील्ड को कैसे पता करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पता करेंगे? जी बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसके अंदर एक चार्ज ला दो ना, एक चार्ज ला दो Q, ठीक है। मैं इस चार्ज के अंदर लाता हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाता हूँ मैं कोई Q0 चार्ज। Q0 क्या होता है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए टीनी पार्टिकल को सिलेक्ट करते हो, क्यों आप बड़ा लोहा नहीं डाल देते? इसलिए नहीं डाल देते क्योंकि बड़े वाले का मतलब कि मास बहुत अधिक है, कैसे अट्रैक्ट करेगा। तो ठीक इसी तरह मैं यहाँ पे कोई और चार्ज नहीं टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे जो चार्ज सिलेक्ट किया जाता है वो बहुत ही हल्का चार्ज होता है, बहुत ही
कम इफेक्ट वाला चार्ज होता है, उसका नाम होता है टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको हम ला के रख देते हैं। जब इसको ला के रखते हैं तो देखा क्या जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करता है, अचानक से दूर फेंक देता है। यानी कि इस चार्ज के अराउंड अगर हम ला के रखते हैं तो देखते हैं चार्ज काफ़ी फोर्स एक्सपीरियंस करता है और काफ़ी दूर जाके गिरता है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव का था जिसने फील्ड बनाई थी, और वो चार्ज जिसको हम लाए हैं वो भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, रिपल हो गया। लेकिन ये बात बताइए, तो यहाँ पे मैं जब चार्ज को रखा तो ये रिपल्सन का एक्सपीरियंस किया, फोर्स बाहर जाके गिरा। मैं यहाँ पे लाके इस चार्ज क्यू नॉट को रखता हूँ, क्यू नॉट को ला के रखता हूँ वहाँ पे, तो क्या इस क्यू नॉट चार्ज पे क्या अब ये फोर्स लगाएगा, लगा सकता है? जी बिल्कुल नहीं लगा सकता। इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि ये जो क्यू नॉट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, इसके रीजन में नहीं है। इस पे फोर्स तब लगेगा जब ये इसकी सोर्स चार्ज के रीजन में आएगा। इस चार्ज का नाम रखा गया है सोर्स चार्ज। क्या बोला गया है? सोर्स चार्ज, ठीक है। और इसको बोला गया है टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज का वो रीजन होता है, ध्यान दीजिए, हिंदी में फिर इंग्लिश में लिख दूंगा, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? आप डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन ऐसे करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सोर्स चार्ज का वो रीजन होता है जिसमें आप किसी टेस्ट चार्ज को लाते हो। ध्यान दो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी सोर्स चार्ज का वो रीजन, उसके अराउंड का वो रीजन जिसमें कि कोई टेस्ट चार्ज लाने पे उस टेस्ट चार्ज के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाता है, उस फील्ड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं रिपीट अगेन, किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड का वो रीजन जिसमें किसी भी टेस्ट चार्ज को लाने पे उसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाता है, उसी एक्सपीरियंस कराने वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं रिपीट अगेन, किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कि कोई टेस्ट चार्ज लाने पे वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इसी फोर्स को एक्सपीरियंस कराने वाले रीजन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, तो इस पे क्या लगता है, यहाँ अगर आता है तो यहाँ फोर्स लगता है। अब यही चार्ज वहाँ पे है तो वहाँ फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है भाई? क्योंकि ये सोर्स चार्ज के रीजन में नहीं है, मतलब कि इस चार्ज का रीजन यहाँ नहीं आता है। अगर आता तो लगता, पर आता नहीं है, इसलिए नहीं लगा। अगर इस चार्ज को हम यहाँ छोड़ देते हैं तो देखते हैं इनफाइनाइट टाइम तक वहीं पड़ा रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जैसे इसको हम यहाँ तक रखते हैं तो कुछ नहीं होता है, मतलब क्यू नॉट चार्ज को यहाँ लाते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे इस रीजन की इंटर कराते हैं इस रीजन में, वैसे देखते हैं इसको एक रिपल्सन मिलता है और बाहर भाग जाता है। फिर हम जबरदस्ती इसको अंदर लाते हैं, फिर बाहर चला जाता है, फिर लाते हैं बाहर चला जाता है। ये क्यों हो पा रहा है ऐसा? ये ऐसे इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे रीजन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसी रीजन की वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रिपल्सन देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं इसका डिफिनेशन लेकर आता हूँ। तो मैं रफ करने वाला ढूंढ लेता हूँ कहाँ गया। फिर आप लोग एक काम करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका लिखता हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जो लिखना चाहे मैं बोल के लिखवा दूँ क्या? अच्छा चलिए बोर्ड पे आज लिख देता हूँ, फिर कल से बोल के लिखवाऊंगा बड़े बड़े टॉपिक्स। लिखेंगे एन रीजन अराउंड सोर्स चार्ज, क्या लिखेंगे? अ रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन experienced electric force. This region is called electric field, ठीक है। क्या है? a region around a source charge in which any positive test charge can experience electric force. This region is called electric field. यानी कि कोई सोर्स चार्ज क्यू है, ठीक है, इसके अराउंड का वो रीजन जिसमें अगर हम किसी टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। अगर इसके अंदर लाते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाहर की तरफ, ठीक है। इसी फोर्स एक्सपीरियंस कराने वाले ये कंप्लीट रीजन को ही हम क्या बोलते हैं? इस कंप्लीट रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज क्या बोलते हैं? इस चार्ज का
यहाँ होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अ रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच एनी पॉजिटिव चार्ज चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अब आप हमसे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो हम आपको क्या बताएं, आपको बता चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो लगाता है, कितना लगाएगा, 2 न्यूटन लगाएगा, 3 न्यूटन लगाएगा, 4 न्यूटन लगाएगा, इनफाइनाइट न्यूटन लगाएगा, कितना न्यूटन लगाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी चार्ज पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया जाता है, उस अमाउंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर उसको मेजर करना चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी ताकत है, उसकी ताकत को उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ताकतवर हुआ यानी कि मोर पावरफुल हुआ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर या ताकत या बहुत ही कम हुआ तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। अब कैसे बात करते हैं, मान लीजिए एक चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे Q0, अगर मैं इसको एंटर करा रहा हूँ तो देखिए इसका रीजन यहाँ तक काम करेगा, यहाँ तक। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ Q0 रख दूँ तुरंत बाहर कर देगा, लेकिन मैं यहाँ अगर Q0 रखता हूँ तो इसको बाहर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है क्या, इतनी ही है, इसका जो रीजन इतना ही है। लेकिन मान लीजिए मैं कोई ऐसा सोर्स चार्ज लाया Q2, ठीक है, उसका रीजन कितना, इतना अधिक है, इतना अधिक, देख रहे हैं। तो अगर अब लाया मैं इसके आसपास, अब मैं अगर यहाँ पे रख दूँ, चाहे यहाँ रख दूँ, चाहे यहाँ रख दूँ, मतलब अगर मैं इसके यहाँ ही पे रख दूँगा तो भी ये इस पर फोर्स लगा के बाहर कर सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सोर्स चार्ज से काफ़ी पास में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सोर्स चार्ज से काफ़ी दूर पे है। तो यानी ये देखिए ये सोर्स चार्ज अपने अधिक एरिया में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फैला रहा है। इसको बोलेंगे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये बोलेंगे इसके कंपेरिजन में ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट क्या बार बार हम ऐसे फिगर बना के शो करेंगे क्या कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? तो इसके लिए कुछ होना चाहिए ना। तो इसके लिए ही कुछ है, वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसके बारे में लिख लीजिए, दिया है एनसीईआरटी में 18.1 में दिया है, सॉरी हाँ 1.81 में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिख लीजिएगा जो भी लिखवाए हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले काम करिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख लीजिए, ठीक है, लिख लेते हैं हम। चलिए, दी रेशियो ऑफ फोर्स experienced by test charge in electric field and the magnitude of test charge called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या है कि द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, डिफाइन ऐसे करते हैं, बट आइए समझते हैं। मान लीजिए क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, किसी चार्ज, यहाँ सोर्स चार्ज वाली कैपिटल क्यू है, ठीक है, इसके अराउंड कोई यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी जो पावर है मान लें कितनी है, ई है। तो यही ई किसके इक्वल है, वही बता रहा है कि कह रहा है द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। कह रहा है द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, मतलब कि टेस्ट चार्ज अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ Q0, इस पर आप कितना फोर्स लगाते, मानते हैं कि इस पर फोर्स लगा हुआ है, तो क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस करना है, मान लेते हैं F, ठीक है, एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं इससे, इसी को बोलते हैं रेशियो। रेशियो क्या होता है कि किसी भी दो चीज़ का
डिवाइड करना, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। मतलब कि अगर पहले जो आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो बाद में आता है, इससे पहले क्या है आपका आया फोर्स एक्सपीरियंस, तो फोर्स मान ली पहले लिख दिए, और आपका बाद में क्या है मैग्नीट्यूड आया है तो मैग्नीट्यूड नीचे लिख दी बाद में। और अगर मैं इसका दोनों का डिवाइड कर देता हूँ, इसी को बोलते हैं रेशियो, इसको क्या बोलते हैं रेशियो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो क्या करा कि द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो उसका क्या करना है डिवाइड करना है टेस्ट चार्ज से। तो आपको क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है फिर से देख लो, आएगा E इज इक्वल्स टू ई वेक्टर, इसको चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा। E इसको जो आएगा F/Q0, ये पहले याद कर लो। एक काम करता हूँ मैं तब तक अपने मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कोई लिखना चाहता तो लिख सकता है इसके बारे में। चलिए अब इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। अब इंक डाल लिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, अच्छे से उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, होता है E इज इक्वल्स टू, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इक्वल क्या होता है F/Q0 के, ठीक है। अब एक बात आपको बता दें, पॉइंट नंबर 1, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस पर आप क्या लगाएंगे एक वेक्टर का साइन। अब वेक्टर क्वांटिटी है सर तो उसका डायरेक्शन बताओ, तो इट्स डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन always in same direction acting force on test चार्ज। मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा वही होता है जिसका फोर्स लगेगा। मतलब ये देखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ मान लीजिए Q0 चार्ज रखा हो, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इस पर फोर्स ऐसे लगे रिपल्सन का बाहर की तरफ, तो मान लीजिए फोर्स यहाँ F लग रहा है, तो यही डायरेक्शन किसका होगा, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। मतलब कि बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ये बता रहे हैं कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एक्टिंग फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज में इधर फोर्स लगेगा, वही फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होता है, पहला देखिए फोर्स का क्या होता है न्यूटन, या लिख लीजिए न्यूटन, फिर डिवाइडर का साइन, क्यू क्या है चार्ज है, Q0 या लिख लीजिए कूलम इसका यूनिट। तो यानी कि यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। यानी कि आप बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, इसको और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होता है, यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। ओके, तो आप यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तक नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कोई मेरे पास सोर्स चार्ज है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। तो आप एक काम करिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को अपनी कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से, और आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसका डायमेंशन हमको बताएंगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो डायमेंशन आप हमको ये कमेंट करेंगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए कुछ डेरिवेशन, अब डेरिवेशन की दुनिया में हम थोड़ा सा कदम रखते हैं और देखते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, आपके पास एक सोर्स चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पे हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको बताना है। ये कैसे कैलकुलेट करोगे, आओ चलो सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, कैपिटल Q एक चार्ज है, इस कैपिटल Q चार्ज से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमको पता करना है कि ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसकी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। कैसे पता करोगे, जनरली हम पता नहीं कर सकते, बट तरीका क्या है वो फॉलो करोगे आ जाएगा। तो चलो एज सपोज, तुम सपोज कर लो अपने से कि मान लो कि यहाँ पे मैं कोई Q0 चार्ज रख देता हूँ, क्या रखता हूँ Q0 चार्ज रखता हूँ।
अब तुम जानते हो कि ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, और रिपल करेगा फोर्स इधर लगाएगा बाहर की तरफ F। अब वही फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा E। ठीक है, अब बात आया ये कितने का फोर्स लगेगा, आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास दो चार्ज है, कोई पॉइंट है, डिस्टेंस r है, तो कौन सा रूल, कूलम्ब्स रूल किसी को याद है, आओ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू COULOUMB कूलम्ब लॉ नहीं रहेगा, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब लॉ। देखिए कूलम्ब लॉ के जो यहाँ पे जो उसका नेम होता है अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। तो फोर्स कूलम्ब्स लॉ से कैसे निकलता था, F इसको होता था K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि Q1 कितना तुम्हारा, कैपिटल Q, Q2 कितना तुम्हारा Q0, तो लिख लो Q0 बाई डिस्टेंस कितना है R का स्क्वायर, यार है, ये आ गया आपका फोर्स वेक्टर। ठीक है, ये बना लो इक्वेशन नंबर 1। यानी कि इस पॉइंट चार्ज पे इतना ही का फोर्स लगेगा। कैसे पता किए फोर्स को, इस फोर्स को हम पता कर लिए हैं कूलम्ब्स लॉ से। अब आप बता सकते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैं जब डिफिनेशन बताया था तो आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है F/Q0 के होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको F × 1/Q0 लिख लूँ, और F की वैल्यू जो यहाँ पे पूरा है आप जाके यहाँ से रख सकते हैं, F की वैल्यू पूरी, F की वैल्यू जो है वहाँ पे आप रख सकते हैं। जब वहाँ पे रखेंगे आप तो देन यू गेट द वैल्यू, F वैल्यू क्या है कैपिटल Q के, इंक की पता नहीं क्या कमी है, मैं इतना इंक डालता हूँ लेकिन ये चलने का नाम ही नहीं लेता है, इसको फेंकना पड़ेगा। ये प्रतीक का मार्कर क्या बताएं, मतलब कि हद है, मार्कर से बड़ी तंग है। कितना इंक डाले देख लो, इंक डाले मत करना कि ये इंक की मैं कंजूसी कर रहा हूँ, इंक की कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करूँ क्या, मैं तंग आ गया हूँ इससे। कितना इंक डालूँ, लो पेट भर लो तुम भी। अब लीक कर रहा है, क्या करे कोई, क्या करूँ, मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं, फीलिंग रहती तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। कम दो तो भी दिक्कत, ज़्यादा दो तो भी दिक्कत, करे क्या कि इंसान। चलो रखते हैं वैल्यू, हाई पर होने की जरूरत नहीं है, Q0 बाई का R स्क्वायर, यहाँ से अब देखिए पहले वहाँ वैल्यू रखा हूँ इनटू वहाँ क्या था 1/Q0। ये देखो एक Q0 से Q0 कट गया, बचा क्या, बचा E वेक्टर इक्वल्स टू KQ बाई का R का स्क्वायर। यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, KQ बाई R स्क्वायर। यानी Q क्या है वहाँ पे Q है वो चार्ज, सोर्स चार्ज, R क्या है, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस R। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आई हुई है, वो इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। देख लो कट गया है। अच्छा, लोगों को इसमें दिक्कत हो रहा है कि वैसे तीर उर कर दिए, हाँ मान रहे, ठीक है चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग कर देते, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, सब तंग कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या होता है, F/Q0। F वैल्यू क्या होती है, Q0 बाई, ठीक है, बाई R स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना है, Q0 से, क्योंकि यहाँ Q0 है, इस Q0 से Q0 कट कर दो, E इक्वल टू क्या बचा, KQ बाई R का स्क्वायर, क्योंकि तो कट गया, ये टर्म बच गया। तो मिला जुला के आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो बात पे डिपेंड कर रहा है। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डिपेंड क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q के। यानी कि जितना बड़ा चार्ज होगा, यानी कि जितनी मैग्नीट्यूड होगी, मतलब 1 कूलम का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 कूलम का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 कूलम का चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जैसे जैसे तुम चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे
चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे वैसे वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता देखोगे। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या मिलेगी, कहाँ ज़्यादा मिलेगी, जब आपको चार्ज के पास अगर आपके पास जो चार्ज है, कभी कभी सेंटेंस आगे पीछे होता है, मैनेज इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कब बढ़ेगी कब घटेगी, अगर आप चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओ, मतलब बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज लो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी अधिक होगी। कम चार्ज लो, छोटा चार्ज लो तो आप उसकी इंटेंसिटी भी छोटी होगी। दूसरा आर पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, तो क्या है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम दूर जाते जाओगे तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, मतलब कि क्या कर रहा है, डिस्टेंस कम करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियस है, मतलब यही डिस्टेंस मैं यहाँ पे ले लूँ, तुम बताओ, तुम ही देखो चार्ज यहाँ पे है और मैं डिस्टेंस क्या करता हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ, ये कुछ यहाँ कर दूँ, इस पॉइंट पे कर दूँ। यार तुम ही देखो यार, इतना मतलब छोटा सा चार्ज है, तुम बताओ वहाँ पे डिस्टेंस तुम लोगे तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑब्वियस से कम मिलेगा। अच्छा, लेकिन मैं इसी पॉइंट को मैं कहाँ कर लूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटा के इसके पास में कर लूँ, यहाँ पे कर लूँ, मतलब डिस्टेंस आ रहे हैं मैं यहाँ ले लूँ, तो तुम देख पा रहे हो कि पास में ज़्यादा फोर्स से ढकेलेगा इसको। तो मेरी फीलिंग क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है पहला चार्ज पे और दूसरा डिस्टेंस पे, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो चार्ज पे फोर्स लगने का डायरेक्शन है। अब आया कुछ ग्राफ आता है एग्जाम में बनाने के लिए, तो चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। कभी भी देखिए जिंदगी में आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाना हुआ तो आप क्या करते हो, मान लो देखो यहाँ पे ए है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, यहाँ अगर ए है और यहाँ बी है तो ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा हो कि ए है बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, ए है और बी है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। वही रूल यहाँ पे अप्लाई करो, अगर मैं फ्रेम चेक कर लूँ दिख रहा है क्या, फिर वही उसी रूल को मैं अप्लाई करा देता हूँ। हाँ देखो उसी रूल को मैं अप्लाई करता हूँ। पहला ई और क्यू के बीच, ई है और क्यू के बीच ग्राफ प्लॉट करो, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब चार्ज बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ाओगे और आगे बढ़ाओ तो चार्ज तुम बढ़ाओगे इधर पे तो इंटेंसिटी भी तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। अब बताया यहाँ पे डिस्टेंस, तुम बताओ डिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनेगा, ई और आर का, मतलब क्या होगा, डिस्टेंस क्या करोगे तुम घटाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगी। मतलब कि तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस 0 है तो वहाँ पे इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है, ठीक है। और जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे तो इंटेंसिटी भी तुम्हारी क्या होगी, कम होती कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे का आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो ई और आर के बीच में ये ग्राफ हो गया, एग्जाम में ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं तक मैं रखता हूँ। आई विश आज जो टॉपिक आपको समझाए गए वो भी समझ में आया होगा और मेरे मार्केज के लीकेज का प्रॉब्लम भी समझ में आया। तो क्या कर सकते हैं, लीकेज होता रहता है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम है चलती गाड़ी, चलती रहेगी, ओके ठीक है। तो आप लोग निराश परेशान ना हो, हम तो नए मार्कर ले लेंगे, मेरी पढ़ाई और आपकी पढ़ाई दोनों नहीं रुकने देंगे, अच्छे से चलेगी। और ये लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक झेलेंगे, कोई बात नहीं। अपनी पढ़ाई ऑफलाइन है तो ऑनलाइन ही सही, ऑनलाइन है तो ऑफलाइन से, जैसे रहेगा तैसे हम लोग अपना पढ़ाई को कंप्लीट किया जाएगा। पढ़ाई से नहीं पीछे हटना है, कोई लॉजिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्यू टू लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाया। मैं हर एक कोशिश कर रहा हूँ किसी ना किसी को पढ़ाया जा सके, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि ड्यू टू लॉकडाउन मेरी पढ़ाई बेकार हो गई, ठीक है। तो विदाउट एक्सक्यूज़ आप पढ़ाई करेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो बी सिंसियर होकर पढ़ाई कीजिएगा। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम लाइफ में आती रहेंगी, और प्रॉब्लम ना है तो लाइफ कैसा यार, स्मूथ ज़िंदगी मेरे को नहीं जीना है। मेरे बाप मेरे को स्मूथ ज़िंदगी जीने के नहीं सिखाए हैं। क्या बेटा, अगर तुम स्मूथ ज़िंदगी जियोगे ना, आओ बता देते, चलो स्मूथ का थोड़ा कहानी बता दें। इसका आप फोटो ले लो, मैं बताता हूँ जो स्मूथ भरी ज़िंदगी होती क्या होती है। एक ग्राफ दिखाता हूँ तुमको, देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से देखना, ठीक है। और ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं, ठीक है। इसी में मज़ा है, दुख है, कष्ट, सब कुछ है। जिसके पास ये ज़िंदगी है स्मूथ वाली, और इसके पास ये वाली ज़िंदगी है, ये वाली रफ वाली, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जिसके पास स्मूथ वाली ज़िंदगी होती ना, अगर वो एक बार लुढ़क गया
तो ज़िंदगी भर लुढ़कता रहेगा। लुढ़कने का मतलब क्या होता है ना, तो हमेशा स्मूथ वाली लाइफ खोजेगा। जहाँ स्मूथ वाला लाइफ नहीं मिलेगा तो कहाँ आके गिरेगा, एकदम नीचे आके गिरेगा। ठीक है, जब यहाँ गिर जाएगा ना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि कैसे जाए, क्योंकि इसको स्टेप पता ही नहीं कि हम ऊपर से कैसे नीचे आए हैं। क्योंकि उसने क्या देखा है यहाँ, इस इंजॉय भरी दुनिया को देखा उसने अपना ये दिमाग नहीं लगाया है कि मैं ऊपर से नीचे क्यों आ रहा हूँ। वो स्मूथ वाले चीज़ में क्या देख रहा है कि मैं इंजॉयली एक पॉइंट से नीचे जा रहा हूँ, मतलब कि अपने इंजॉय से भरी हुई दुनिया में ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूँ। वो ये नहीं देख रहा है कि मैं कैसे जा रहा हूँ। बट यही स्मूथ वाले से अच्छा रफ वाले क्या होता है, ज़िंदगी उतरा, रुका, यहाँ पे अटक गया, देखा कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, फिर उतरा, कुछ चला मज़े से, फिर यहाँ पे रुका क्योंकि यहाँ पे भाई क्या है, रफ है, फिर देख लेगा मैं कहाँ पहुँचा हूँ, फिर उतरा, फिर देखते, मतलब क्यों क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी क्या हुई, रुक रुक के चल के आई है। तो वो क्या हुआ, जो कोई अपना स्पीड धीरे रखता है, टाइम के साथ स्लो चलता है, तो हर एक चीज़ का आकलन बहुत अच्छे से करता है, इंस्पेक्शन। तो ये बंदा जो ऊपर से आ रहा है रफ वाले इंक्लाइन प्लेन से, वो अपने लाइफ का इंस्पेक्शन करते हुए आ रहा है कि कहाँ रुका है, कहाँ उठे हैं, कहाँ रुके हैं, कहाँ चले हैं, कहाँ पहुँचे हैं, मतलब अगर सब रास्ता देखते हुए आया। अब बात आई, ये क्या हुआ, रास्ता तो देखे नहीं, सिर्फ मौज करते हुए आए हैं। अब इन दोनों को कंपटीशन में लाया जाए। ठीक है, इनको बोलते हैं एस और इसको बोलते हैं रफ, यानी कि आर वाले रफ है और एस वाले स्मूथ। कहा जाए वापस अपनी ज़िंदगी जाओ जहाँ से आए हो। स्मूथ वाले क्या कहेंगे, सहारा ढूंढेंगे कि कोई मुझे ऊपर ढकेले, कोई मुझे ऊपर ढकेले, तो मैं तभी तो मैं इसके अगेंस्ट चढ़ के जाऊँगा। लेकिन रफ वाला क्या करेगा, रफ वाले की सीढ़ी बनी हुई है। रफ वाला जानता है कि मैं कठिनाई से आया हूँ, बट मैं रास्ता देखते हुए आया हूँ। मैं रास्ता अगर देखते हुए आया हूँ तो मैं ऊपर पहुँच सकता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता पता है। लेकिन इसको रास्ता पता नहीं है, तो ये सहारा ढूंढेगा कि कोई क्या है, ढकेल दे प्लीज़। ठीक है, लेकिन ये आराम से चला जाएगा। तो यही होती है फ्रेंड्स, बॉस स्टूडेंट, यही होती है लाइफ। अगर आप रफ की तरफ जाते हो तो आप कंप्लीट लाइफ बहुत अच्छे से जीते हो। लेकिन ये क्या है, एक बार जी लोगे फिर दोबारा जीने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनको 1 टाइम जीने का ऑप्शन मिला है, 2nd टाइम तो नहीं जा पाएंगे, इनको धक्के की जरूरत है। लेकिन क्या है, आप 1 टाइम आ गए हो तो 2nd टाइम भी चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है 2nd टाइम फिर आ जाओगे, फिर चले जाओगे, आ जाओगे, चले जाओगे, मतलब आपका आना जाना लाइफ में लगा रहेगा। आप इतना अच्छा जर्नी ट्रेवल करोगे। लेकिन ये क्या करेंगे, सिर्फ 1 टाइम। तो प्लीज़ शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, अपनी ज़िंदगी रफ से होने दीजिए। अगर स्टडी तभी हो सकती है जब प्रॉब्लम्स आएंगी। नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम। तो पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी, नए जोश, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं पढ़ाई, फिर ओके, फिर बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे स्मूथ एंड रफ कॉन्सेप्ट का।